टॉपिक था हमारा इंडियन इकोनॉमी। और भारतीय अर्थव्यवस्था में से इंडियन इकोनॉमी में हम लोगों ने दो टॉपिक समझ लिए थे। अगर अर्थव्यवस्था की बात करें हम इंडियन इकोनॉमी, हम लोगों का टॉपिक चल रहा था भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी, ये हमारा क्या था, टॉपिक था। इसमें से हमने दो तीन टॉपिक कवर करे। एक तो ये करा कि भाई अर्थव्यवस्था क्या है, इसको समझे हम, इसका मीनिंग समझे। और दूसरी बात यह है अर्थव्यवस्था के हमने प्रकार देखे थे, टाइप्स। ये बेसिक है, इससे बेसिक इकोनॉमी में कुछ नहीं हो सकता है मेरी नजरों में। उसके बाद हम आगे थे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पढ़ने के बाद आज हमको जो पढ़ना है वो है इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, ये हमको आज समझना है। यानी फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये हेडिंग बनाया होगा आप लोगों ने लास्ट क्लास में, यही बनाया है या कुछ और लिखा था? यही था ना, भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है। फिर हमारी इकोनॉमी की कुछ विशेषताएं हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की, जो कुछ स्पेसिफिक है, जो हमको शो करते हैं कि ये हमारी अर्थव्यवस्था है करके। कैसे काम चलेगा ऐसे? पहला पॉइंट लिखना, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। कृषि, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। एक बात तो ये ध्यान रखिएगा, अभी एक एक करके समझाऊंगा इनको। पहली बात तो ये इंडियन इकोनॉमी जो है एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, पहला एक पॉइंट। दूसरा, हमारी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता ये भी है औद्योगिक पिछड़ापन। औद्योगिक पिछड़ापन, औद्योगिक पिछड़ापन। औद्योगिक पिछड़ापन का मतलब इंग्लिश फिर है अपर्याप्त, अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं, अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं, अपर्याप्त बुनियादी क्या है, सुविधाएं। अब जब आप इतना बेसिक भी नहीं पढ़े हैं तो आज तक ये भी बड़ा वो है, एडिक्वेट बेसिक फैसिलिटीज, एडिक्वेट बेसिक फैसिलिटीज, अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं। उसके बाद लिखेगा निम्न प्रति व्यक्ति आय, लो पर कैपिटा इनकम, निम्न प्रति व्यक्ति आय, लो पर कैपिटा इनकम, निम्न प्रति व्यक्ति आय, लो पर कैपिटा इनकम। ये बढ़ा जनसंख्या, पॉपुलेशन कैसे है, नंबर 1 में आ गए हम लोग। जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर, जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर, ऊंची वृद्धि दर। जनसंख्या की वृद्धि दर कैसी है, ऊंची है। या हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर। पूंजी निर्माण की कैसी दर है, निम्न, पूंजी निर्माण की निम्न दर, पूंजी निर्माण की निम्न दर, पूंजी निर्माण की निम्न दर। और ये क्वेश्चन अगर आप ये मान के चलिए ना, आप प्री प्लस मेन से पढ़ रहे हैं आप, और प्री प्लस मेंस का मतलब यही है कि भाई जब तक आप इन चीजों को समझेंगे नहीं तब तक बनेगा नहीं मामला। और प्री का तो क्वेश्चन अगर निकाल भी लेंगे तो मेंस में फंसने से कोई फायदा नहीं है, प्री का मास्टर थोड़ी बनना है। आपको तो फाइनल सिलेक्शन में जाना है, तो हर चीज को क्या करना चाहिए, आपको आना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन प्री के बनेंगे, कैसे मेंस के बनेंगे, और फिर आपका क्या आइडियोलॉजी हो। तो अगर आप किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो उसके फीचरों को खोजना पड़ेगा ना, क्या विशेषता है हमारी अर्थव्यवस्था की।
हमारी भारतीय राज्य यानी कि भारतीय संविधान की विशेषता पढ़ते हैं ना, तो वैसे ही किसकी विशेषता पढ़ना है, इसकी पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं, तब तो आपका बेस बनेगा। उन्होंने कहा भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था के प्रकार कौन कौन से हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं, अर्थव्यवस्था के यानी कि विशेषताएं क्या है, तब जाके आपका जब बेस मजबूत होगा तो धड़ 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 आप समझने लगेंगे इस चीज को। उसके बाद है उच्च निरक्षरता दर, हाई लिटरेसी रेट, इलिटरेसी रेट, उच्च निरक्षरता दर, उच्च निरक्षरता दर, उच्च निरक्षरता दर, हाई इलिटरेसी रेट। पढ़े लिखे लोग कैसे हैं, पूरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर देंगे, लेकिन पढ़ना आएगा उनको, लेकिन समझना कहाँ पाता है। हाई इलिटरेसी रेट, कंजर्वेटिव अप्रोच, रूढ़िवादी मानसिकता या रूढ़िवादी सोच या विचार, जो भी लिखना चाहते हैं। कंजर्वेटिव अप्रोच कितने पॉइंट हो गए, 8 हो गए ना। एक और ले लेगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। कैसी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप बताइए, आपके पास कंटेंट आ गया ना, कुछ कितने पॉइंट हो गए। अभी थोड़ी देर पहले क्या करिए ना, जो लोग, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चीजों को थोड़ा सा वो करते हैं, मिक्स इकोनॉमी। अगर एक बार आप पॉइंट बनाना सीख लीजिएगा, बस उनको एक्सप्लेन करना सीखिए धीरे धीरे करके, और जैसे आपने पॉइंट बनाना उनको एक्सप्लेन करना सीख लिया, तो वैसे ही आपका मेंस पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। अब इसमें आप देखिए ना कितने पॉइंट हैं, 9 पॉइंट हो गए। 20 गुणा 9 कर लीजिएगा, कितना होता है, 20 गुणा 9 कितना होगा, 180 होगा ना। और उसके बाद मान लीजिएगा अगर 250 शब्द का अगर क्वेश्चन आ रहा है, तो 30 वर्ड तो उसमें वही होंगे ना इंट्रो के लिए, 25 से 30 शब्द इंट्रो के लिए होंगे, और 25 से 30 शब्द किसके लिए होंगे, कंक्लूजन के लिए होंगे। कितने हो गए, 60 शब्द हो गए, 80 शब्द, 100, 250 के लगभग पहुंच गया क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन ऐसे बन गया, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को बताइए। तो आपका 20 शब्द तो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, 30 शब्द उसी में चले जाएगा, फिर ये विशेषताओं को बताने में चले जाएगा, उसके बाद जाकर के आपका 250 शब्द कंप्लीट हो गया। आपको आना चाहिए ये चीजें, ये बेसिक चीजें। इतना बेसिक में क्लास में कोई नहीं लाता है कि भाई इतना बेसिक भी ले जाए करके, इसलिए बच्चे पकड़ नहीं पाते हैं इकोनॉमी को। इकोनॉमी टफ नहीं है, देखना पूरा एकदम मैथमेटिकल कैलकुलेशन चलेगा इसमें, कि भाई ये हो रहा है तो ये हो रहा है, ये हो रहा है तो ये हो रहा है। जैसे ज्योग्राफी में होता है ना, तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, यानी कि आपका इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन होगा तो वेजिटेशन बढ़ेगी। वैसे यहाँ भी है, अगर मार्केट में डिमांड है तो उत्पादन बढ़ेगा, अगर उत्पादन बढ़ेगा तो लोगों की आय बढ़ेगी, तो लोगों की आय बढ़ेगी तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा। वही यहाँ पर भी है। अब भारतीय जो अर्थव्यवस्था है इसकी ये विशेषता है। पहली बात क्या है, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है। हमारे देश की अगर बात करें, इंडिया की अगर हम बात करें, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है इसका मैक्सिमम पोर्शन लगभग 60% मान के चलिए अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी है हमारे देश में। और इस बार तो मौसम ने मार दिया उत्तर भारत को, पूरा बारिश हो नहीं रही है, तो गेहूं का फसल क्या हो जाएगा, प्रभावित होगा। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था का जो अधिकतर भाग अगर हम देखें वो किस पर बेस्ड है, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी। इस पर बातें आपको यहाँ पर समझने को मिली होगी। हमको 3 की 3 बातों को समझना है। कैसे, अब देखना धीरे धीरे आप एक दिन इस सब्जेक्ट के खुद पर खुद आपको नॉलेज होने लगेगी। 3 चीज है, इस बात से हमें 3 मेजर पॉइंट मिले हैं। क्या मिले हैं, भारत की 60% से ज्यादा पॉपुलेशन किस पर डिपेंडेंस है, जनसंख्या एग्रीकल्चर पर है ना। जो जनसंख्या है भारत की 60% से अधिक जनसंख्या जो है ये किस पर डिपेंडेंस है, एग्रीकल्चर पर है। 60% जनसंख्या से ज्यादा मैं बोल रहा हूं किस पर निर्भर है। तो हमारी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता नहीं हो गई कि भाई हमारी जो प्राइमरी एग्रीकल्चर आएगा कहाँ, प्राइमरी सेक्टर। 60% लोग प्राइमरी सेक्टर पर वर्क कर रहे हैं,
तो उसके बावजूद भी हमारी प्राइमरी सेक्टर पर बूम नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? अब इस टॉपिक को आप जोड़ सकते हैं, कैसे बूम कराया जाए। 60% लोग एक कृषि पर डिपेंडेंसी है, तो इसका मतलब यह है कि ये लोग सबसे ज्यादा अमीर होने चाहिए थे, क्योंकि इतने लोग इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके तौर तरीके ठीक नहीं है। अब मैं जैसे आपको बताऊं, प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको अपने मेथड चेंज करने पड़ेंगे ना। अब ये थोड़ी कि जैसे हमारे देश में कृषि को बूम कराने के लिए हरित क्रांति कार्यक्रम जैसा प्रोग्राम लाया गया, और उसका भी लोगों ने विरोध करा था। पूर्वोत्तर भारत के किसान जो थे, बंगाल बिहार वाले, बोला हमारे स्थानीय बीज खत्म हो जाएंगे, हमारे को नहीं चाहिए हाइब्रिड बीज बोल रहे थे। तो भाई प्रोडक्शन आपको बढ़ाना है तो मेथड भी तो चेंज करना पड़ेगा, नई टेक्निकी लानी पड़ेगी आपको, तब जाके क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। अब अगर मान लिया आप ट्रेडिशन में चले पड़े हैं, तो ट्रेडिशन में कैसे होगा? तो वही बात यहाँ पर भी आ रही है, 60% पॉपुलेशन जिस देश की एग्रीकल्चर पर बेस्ड हो, उस देश की अर्थव्यवस्था किस पर डिपेंडेंस होगी? अधिकतर एग्रीकल्चर पर। दूसरी बात, हमारी जो राष्ट्रीय आय है, जो नेशनल इनकम है, जो राष्ट्रीय आय है, उस राष्ट्रीय आय का लगभग जो है कितना परसेंट, 20 से 30%। जो नेशनल इनकम हमारी है, उस नेशनल इनकम कहां से हो रही है? 20 से 30% एग्रीकल्चर सेक्टर से हो रही है। 20 से 30% भाई नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का स्रोत क्या है? तो अगर 20 से 30% ही यहां से आय हो रही है, तो हमारी अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता हो जाएगी? यानी कि जो है एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है। तीसरी बात जो यहाँ पर है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो किसका जुआ है? मानसून का। क्या है? मानसून का जुआ, गैम्बलिंग ऑफ मानसून। ये मानसून का जुआ है। यानी आप देखना, जैसे मैंने आज आपको एग्जाम्पल समझाया, इस बार गेहूं की पैदावार, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ किसानों की पीड़ा, तो इस बार गेहूं का पैदावार अन्य वर्षों की तुलना में थोड़ा कम होगा। क्या वजह है कम होने का? वेस्टर्न डिस्टरबेंस अभी भी सक्रिय नहीं है। बारिश हो भी रही है तो बहुत हल्की सी बारिश हुई, आप देख रहे होंगे। जिस मात्रा में बारिश होना चाहिए था, उस मात्रा में नहीं होगी, तो गेहूं का जो दाना होगा छोटा होगा। छोटा होगा तो वो ज्यादा खपत लगेगी उसकी। तो बारिश नहीं होने के बाद गेहूं को पानी नहीं मिला, सिंचाई के तुलना में जो वर्षा का जल होता है, उससे और तेजी के साथ कोई भी क्रॉप है ग्रो करती है। तो बारिश नहीं हुई तो मानसून पर डिपेंडेंस है हमारी। जैसे मानसून का मतलब सिंचाई की उतनी व्यवस्था नहीं है अभी। और अब वर्षा के जल पर कितना ज्यादा वर्षा हो रही है, आप देख रहे हैं। पिछले एक आपका ये दिसंबर जनवरी भी चला गया, लगभग एंड की ओर है, अभी भी बारिश नहीं हुई है। आपने सुना होगा कि अप्रैल में गेहूं को क्या कर दिया जाता है? गेहूं की फसल कब कट जाती है? अप्रैल में तो कट जाती है स्टार्टिंग से ही। अब फरवरी और मार्च में कितना गेहूं ग्रोथ कर जाएगा? 50-60 दिन में। अभी गेहूं इतना ही बड़ा है, ज्यादा 2 फुट्टा हो रखा होगा, 1.5-2 फुट्टा गेहूं। और उसको जाना कितना फुट में है? यहाँ तक आना है 4 फीट गेहूं, उसको आना है ऊपर तक, 4-4.5 फीट का बनना है। इतना बड़ा पौधा कब बनेगा, आप सोच लीजिएगा आप। क्योंकि गेहूं का अब बनेगा भी तो दाना कैसा होगा? छोटा। तो पैदावार क्या होगी? कम होगी। तो अब ये चीज, अब महंगाई बढ़नी ही बढ़नी है, मान के चलिए पैदावार कम होगी, खाने वालों की संख्या क्या है? इंडिया नंबर 1 पॉपुलेशन कंट्री बन गया, तो नंबर 1 पॉपुलेशन के लिए खपत तो ज्यादा लगेगी। खपत ज्यादा लगेगी तो ऑटोमेटिक मार्केट में प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो मानसून पर डिपेंडेंसी है, और मानसून थोड़ा सा डिले हो गया तो खरीफ फसल को प्रभावित करेगा, और अगर वेस्टर्न डिस्टरबेंस नहीं आएगा तो रबी की फसल को क्या कर गया? डिस्टर्ब कर गया। इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था की पहली विशेषता क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? कृषि प्रधान। कोई डाउट इसमें? दूसरे में आ जाइएगा, औद्योगिक पिछड़ापन। 3 बातें यहां पर भी निकल के आ गई है। क्या क्या 3 बातें निकल के आ रही है? एक, हमारे देश की जो इकोनॉमी में औद्योगिक क्षेत्र है, इसका भी रोल है। सेकेंडरी सेक्टर पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर में आता है, या सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आपका इंडस्ट्री आती है। तो हमारी जो उद्योग जो हम लगाते हैं कैसे हैं? सब पुरानी तकनीकी पर। हम सारे किस पर चल रहे हैं? ओल्ड टेक्नोलॉजी पर चल रहे हैं। और ओल्ड टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो नहीं चल पाएगा,
क्योंकि मार्केट में क्या है, इनोवेशन चाहिए। और पुरानी तकनीकी के साथ साथ हम जो है R&D जो है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है, इस पर भी हम क्या कर रहे हैं, बहुत कम खर्च करते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, R&D इस पर खर्च क्या करना चाहिए, ज्यादा करना चाहिए था ना। लेकिन हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च कितना कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं। और तीसरी बात जो है, यहाँ पर एक बात ये सामने आई कि हमारे देश की जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, एडवांस जो टेक्नोलॉजी है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है या उन्नत यानी कि जो तकनीकी है, ये कुछ ही उद्योगों में इसका यूज किया जा रहा है, कुछ ही क्षेत्रों में किया जा रहा है, कुछ सब में नहीं। तो अब अगर हम देखें हमारे देश की अर्थव्यवस्था की एक विशेषता क्या है, हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ही पीछे रह जा गया हमारा। कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं, दूसरे देश के, किसकी तुलना में कह रहा हूं मैं कि हमारे देश का इंडस्ट्रियल सेक्टर पीछे है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी के मामले में देखना, इजराइल देखना कैसी टेक्नोलॉजी है उसके पास, काफी अच्छा यानी टेक्नोलॉजी ला गया। जापान को देख लीजिएगा या फिर किसी अन्य देशों को देख लीजिएगा, तो इन देशों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है। हम अपने पुरानी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। भाई पुरानी टेक्नोलॉजी, पुरानी का मतलब ये सोचिए आप कि जैसे दुनिया चल रही है आपका, दुनिया चल रही है 5G पर और हम चल रहे हैं 2G अपना रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, यही तकनीकी है कि हम लोग वही 2G पर चल रहे हैं, दुनिया कहाँ चल रही है, 5G पर, तो हम चल रहे हैं 2G पर। मतलब हम पुरानी चीजों को घिसट घिसट के ले रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लोग चल रहे हैं, मैंने कहा कि जैसे लोग 5G चला रहे हैं, हम लोग 2G, मतलब बार बार हम पुरानी टेक्नोलॉजी तो आपको भाई उस समय के लिए ठीक थी, लेकिन अब तो आपको, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और R&D पर खर्च नहीं होगा तो मान के चलिए आपकी इकोनॉमी बूम कैसे करेगी। तो R&D पे क्या होना चाहिए, आपका खर्च होना चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। और अब बजट आएगा 1 फरवरी को, देखना उसमें कितना परसेंट है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जा रहा है, कितना परसेंट है यहाँ खर्च हो रहा है, और कितना परसेंट हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी पर खर्च कर रहे हैं, वो हमारे बजट में पता चलेगा। 1 फरवरी को पूरे अखबार को इत्मीनान के साथ पढ़िएगा अच्छे से, क्या क्या चीजें हैं, कहाँ कहाँ कौन से सेक्टर में क्या क्या खर्च हो रहा है, खाट से आपका पूरा करंट है। इसलिए तो इकोनॉमी रोका था मैंने कि बजट के आसपास इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे करके, क्योंकि इसके डेटा समझने में बड़ा इजी होगा आप लोगों को। क्योंकि आप समझ रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है, तो अगर इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है तो बजट में क्या प्रोविजन है इनके लिए, इस बार क्या बजट में कृषि पे कितना खर्च करेंगे हम, ये सारी चीजें आ जाएगा। इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना, अगर हमको एडवांस टेक्नोलॉजी में जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, R&D पर खर्च करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करना पड़ेगा। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च नहीं करेंगे तो हम पुराने पर चलेंगे, और पुराने पर चलेंगे तो हमारा औद्योगिक क्या हो जाएगा, पिछड़ापन हो जाएगा। तो औद्योगिक को, पिछड़ापन को आपको एडवांस की ओर लाना है तो खर्च करना पड़ेगा। खर्च करने के लिए मैंने फिर बोला है क्या चाहिए, जिगरा, दिल चाहिए। जेब में पैसा है, खर्च नहीं कर पा रहे, और उस पैसे को बैंक बैलेंस करके रखा है, खर्च नहीं करेंगे तो क्या फायदा उसका। तो खर्च किस पर कर रहे हैं ये भी तो डिपेंड करेगा कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी को लेना चाह रहे हैं, ये सारी चीजें इस पर डिपेंड करेंगी। आ रही है समझ में। तो ये था आपका औद्योगिक पिछड़ापन। तीसरा आ जाएगा अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं, एडिक्वेट बेसिक फैसिलिटीज। अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं, एडिक्वेट बेसिक फैसिलिटीज, अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं। अगर हम अपर्याप्त बुनियादी सुविधाओं की बात कर रहे हैं, इन एडिक्वेट बेसिक फैसिलिटी, इसमें है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना। अगर हम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इस इंफ्रास्ट्रक्चर में 3 चीज बहुत मेजर चीजें हैं। क्या क्या मेजर चीजें इन तीनों में, एक तो क्या है आपका एनर्जी वाला, ऊर्जा वाला भाग आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऊर्जा कैसी होनी चाहिए, आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। एनर्जी के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन आपका जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। परिवहन जो है अच्छा होना चाहिए, और परिवहन के साथ साथ ही क्या होना चाहिए, संचार होना चाहिए, कम्युनिकेशन।
और संचार के साथ साथ अगर मान लिया जाए ये तीन चीजें जो हैं, आधारभूत संरचना बहुत मायने रखती है। किसी भी देश के बुनियादी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इन तीन चीजों का मेजर रोल रहता है कि आपके वहां इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके का है, एनर्जी कितनी किस तरीके की है, आपके वहां है कि नहीं है, 24 घंटे 7 डेज में से कितने दिन लाइट है। दूसरा बात ट्रांसपोर्टेशन की बात आ रही है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब केवल यही नहीं है सड़क ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन में तो बहुत सारी चीजें आ सकती है ना, कि आपके वहाँ जो है पोर्ट कैसे हैं, बंदरगाह कैसे हैं, और पोर्ट के साथ साथ एयरपोर्ट कैसे हैं, और एयरपोर्ट के साथ साथ ही आपके सड़क कैसे हैं, और फिर ट्रांसपोर्टेशन में फिर आपके पास किस तरीके का जो आपका कूल करने वाला है कि नहीं है। कि मान लिया जाए आप ट्रक में हमने सब्जी भर रखी है, उस सब्जी को यहाँ से कहाँ जाना है, ट्रक में सब्जी भर रखी है और वो ट्रक को जाना है यहाँ से महाराष्ट्र जाना है, और महाराष्ट्र जाने के लिए कैसा ट्रक चाहिए बताइए, यानी जिसमें एसी हो, कूल वाला सही अंदर से। तो अब महाराष्ट्र जाने तक नहीं तो सब्जी पूरी क्या हो जाएगी, सड़कें खराब हो जाएगी, आधी सब्जी खराब हो जाएगी। तो हमारे पास दूसरी बात, हमारा जाम नहीं लगना चाहिए रोडों में। अब हल्द्वानी जैसे छोटे शहर में आप देख रहे होंगे आदमी आधे आधे घंटे जाम में फंस जा रहा है, कभी कभी 2-2 घंटे जाम में फंस जा रहा है। तो बड़े शहरों की तो बात ही अलग है। पता चला कोई ट्रक जाता था, ट्राला पलट गया रोड में, और ट्राला पलट गया, बस 6 घंटा लेट हो गया। जिस ट्रक को 5वें दिन महाराष्ट्र पहुंचना था वो ट्रक 7वें दिन महाराष्ट्र पहुंच रहा है, फिर तो 2 दिन वैसे ही लेट चल रहा है, तब तक पूरा मामला खराब। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत ही अच्छा होना चाहिए आपका। जैसे कई राज्यों में हमारे देश में जो इस तरीके के सामान ले जाने वाले, खाद्य सामग्री ले जाने वाले ट्रक होते हैं, उनका कलर अलग होता है। जैसे उत्तराखंड में एम्बुलेंस है ना, एम्बुलेंस जा रही आती है तो पीछे से हॉर्न बजाती है, लोग उसको क्या कर देते हैं, जगह दे देते हैं, साइड दे देते हैं। ठीक ऐसे अदर कुछ स्टेट्स में क्या किया गया है, उनके ट्रकों के कलर बना दिए वैसे, और ट्रक जैसे ही हॉर्न लगाएगा तो लोग क्या हो जाएंगे, साइड हो जाएंगे, या उनका मतलब ट्रक ही अलग होगा, रूट ही अलग बना दिया कई राज्यों में। तो ये हमको भी करना चाहिए, पूरे देश में ये सारी व्यवस्थाएं होना चाहिए। और परिवहन के साथ साथ ही आपका कम्युनिकेशन कैसा है, संचार सुविधाएं कैसी हैं। पता चला आपके कम्युनिकेशन आपका सही से नहीं हो रहा है, संचार सुविधाएं, तो इसकी वजह से क्या होगा, तो पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं का जो प्रभाव पड़ता है ये द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में भी पड़ेगा, और उसके साथ साथ ही प्राइमरी सेक्टर को भी प्रभावित करेगा। और भारत में इन्हीं चीजों का क्या है, अभाव है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो बुनियादी जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, एडिक्वेट फैसिलिटीज हैं, ये भी बहुत लो लेवल पर काम कर रही हैं। इनको भी हमको क्या करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। एक तरीके से हम ये कहें कि भारतीय अर्थव्यवस्था की कमजोरी भी कह सकते हैं इसे आप, क्योंकि बुनियादी सुविधाओं का क्या है, अभाव है। इन क्षेत्रों पर हमको क्या करना है, काम करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करना है, मजबूत बनाना है। और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद फिर आपको ये देखना पड़ेगा किस पर कितना खर्च करना है, और किस पर कितना खर्च करने के बाद तब आपका बजट यहाँ पर फिक्स बनेगा, या बजट में ये सारी चीजें आना चाहिए। उसके बाद आ जाएगा लो पर कैपिटा इनकम। आप समझते हैं इसको, तो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे लो पर कैपिटा इनकम। अगर हम भारत की प्रति व्यक्ति आय देखें, बहुत कम प्रति व्यक्ति आय है, लो पर कैपिटा इनकम, या पर कैपिटा इनकम जो है बहुत लो है। जैसे जैसे हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ते गया, प्रोडक्शन बढ़ा, पॉपुलेशन भी तो बढ़ती गई ना, और पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती गई तो हमारा जो पर कैपिटा इनकम था वो डाउन होते गया। और साथ ही साथ पर कैपिटा इनकम के साथ साथ जब पर कैपिटा इनकम लो होगा तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी कैसा रहेगा, लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा। और हमारे देश की 1/3 जनसंख्या, 1/3 पॉपुलेशन, 1/3 जनसंख्या पॉवर्टी, गरीबी लाइन पर है, अभी गरीबी रेखा में गुजर रही है, गरीबी रेखा से भी नीचे है। अगर मैं ये कहूं, ये जो 1/3 गरीबी है, आपको ये लगता होगा कि जब से हमारा देश आजाद हुआ है 1947 से 2022 आ गया है और गरीबी खत्म
नहीं हो रही है। क्या वजह है इसकी? जब आप गरीबी और पढ़ेंगे बेरोजगारी, और वहां पर एक चीज ये आपका आएगा, इंडिया के लिए आज चुनौती क्या है? एक चुनौती है तो यह है इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। दूसरी बड़ी चुनौती है गरीबी से लोगों को क्या करना है? बाहर निकालना है। तीसरी, इन दोनों में सबसे बड़ी चुनौती जो है दूसरे देशों से जो माइग्रेशन हो रहा है इसको रोकना है। ये जो दूसरे देश से आ रहे हैं ना माइग्रेट होकर के, जैसे बांग्लादेश से है, म्यांमार से है, पाकिस्तान से है, इन देशों से जो रेफ्यूजीज के रूप में आ रहे हैं, हल्द्वानी में देखा नहीं आपने पिछले 10 दिन 15 दिन पहले इतने सारे लोग आकर के यहाँ पर स्टॉप हो रखे हैं, रुके पड़े हैं। और ये केवल हल्द्वानी की बात कह रहा हूं मैं, पूरे भारत में देखिए आप कहां कहां से लोग आ गए। हम कह रहे हैं कि हमारे देश में गरीबी खत्म नहीं हो रही, ऐसे कैसे गरीबी खत्म होगी? बताइए, आप बताइए। और ये जितने हैं इसके दुगुना तिगुना हर 10 साल में बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए तो मैंने बोला था कि आपको समझाऊंगा मैं, अभी आएगा एक टॉपिक आएगा, कभी पॉलिटी में है वो, इसमें तो नहीं है, एनआरसी और एनपीआर। भारत सरकार को ये एनआरसी और एनपीआर ये दोनों बहुत जरूरी मुद्दे हैं हमारे देश के लिए, कि जो इलीगल माइग्रेंट हो रहा है इसको क्या करने के लिए? रोकने के लिए। और अगर इनका पता नहीं चलेगा तो आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ते जाएंगे, और ये पर कैपिटा इनकम पे क्या करेंगे? इफेक्ट पहुंचाएंगे, और हमारे देश की गरीबी कभी खत्म ही नहीं हो पाएगी ऐसे तो ये आते रहेंगे और फिर बचते रहेंगे, आते रहेंगे फिर बचते रहेंगे। इसको रोकना हमारे देश के लिए सबसे बड़ी बात है। अब अगर मान लेते हैं, अब ये लिविंग स्टैंडर्ड 1/3 जो पीपल है हमारे इंडिया के, इन जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, इनको खाना भी सही से नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है। तो हमारी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता क्या हो गई है? निम्न प्रति व्यक्ति आय, लो पर कैपिटा इनकम। इवन दैट जनवरी 2000 आपने 23 में देखा होगा, भारत जो है विश्व का नंबर 1 पॉपुलेशन कंट्री बन गई है। चाइना को भी पीछे कर दिया हम लोगों ने। गरीबी के, लो पर कैपिटा इनकम बढ़ने के आसार क्या हैं? और ज्यादा है हमारे पास। मैं समझा पा रहा हूँ चीजों को, कैसे समझना है? अब आ जाएगा किसमें? जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर। फिर आ गया वही बात, नंबर 1 में आ गया। चीज ये भी है हमारी अर्थव्यवस्था की, ये क्या है? एक विशेषता ये भी हो गई है। जनवरी 2023 में बोला हूं मैं, भारत जो है जनसंख्या के मामले में विश्व का नंबर 1 देश बन गया है। और जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, संसाधनों पर भी क्या पड़ेगा? दबाव पड़ेगा ना। और संसाधनों का हम क्या करेंगे? उतनी बड़ी मात्रा में दोहन करना शुरू करेंगे, यूटिलाइजेशन करना शुरू करेंगे। और संसाधनों का जब हम दोहन करेंगे तो ये भी हमारी जो अर्थव्यवस्था के लिए क्या है? विशेषता के रूप में काम करेगा, कि हम संसाधनों का, जहां पर पहले 1 करोड़ लोग थे, आज 1.5 करोड़, यानी कि 1 अरब 121 करोड़ लोग थे, फिर 130 करोड़ हो गए, आज लगभग 140 प्लस हो गए होंगे। 100 जो ये बढ़ रहा है, एक तो पृथ्वी पर क्या पड़ रहा है? भार पड़ रहा है। दूसरा, हम संसाधनों का क्या करेंगे? एडिशनल यूटिलाइजेशन करेंगे, अतिरिक्त दोहन करना शुरू करेंगे, धीरे 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 करके। ये भी हमारी अर्थव्यवस्था की क्या है? विशेषता है। और भारतीय अर्थव्यवस्था को पीछे रहने में एक ये भी विशेषता आप कह सकते हैं कि इतनी बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण करना इतना आसान, सोचिए हम लोग को लग रहा है कि सरकारें कुछ नहीं कर पाई, ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं। आने वाले समय में बड़ी चैलेंजेज हो जाएगी इंडिया की पॉपुलेशन, जो भी सरकारें आएंगी सत्ता में, उन सभी के लिए ये क्या हो जाएगा? बड़ा सा चैलेंज का मामला हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देना। अब भाई जहां पर 1 करोड़ थे, फिर 100 अरब में गए, अब यानी कि 140 के समथिंग पहुंच जाएंगे। अब जो सेंसस आएगा उसमें देखना, अब हर साल इतने लोग इंक्रीज होते जा रहे हैं। संसाधन तो लिमिटेड है ना, R&D पर खर्च बहुत ज्यादा। हम लोग सब लोग किधर जंप मार रहे हैं? प्राइमरी सेक्टर को छोड़ करके सीधे सर्विस सेक्टर में जा रहे हैं। और सारे लोगों को नौकरी कहां से मिलेगी फिर बताइए? सब लोगों को विचार बदलने पड़ेंगे आने वाले समय में, धीरे 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 करके, है ना। बीच में एक ने गाना बना दिया था, वो जिस दिन पटवारी का पेपर लीक हुआ था, अब तो पटवारी बनना नहीं है, कुछ ऐसे गाना भी बना दिया था। सोचना पड़ेगा सभी लोगों, मेल फीमेल, इंडिया के यंगेस्ट पॉपुलेशन को सोचना पड़ेगा कि भाई आगे कैसे होने वाला है। यानी ये सारी चीजें, पॉपुलेशन बढ़ रही है, संसाधन लिमिटेड है, R&D पर कोई खर्चे हो नहीं रहा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। और जब तक R&D पर खर्च नहीं होगा, नई नई चीजें, इनोवेशन नहीं होंगी,
तब तक ग्रोथ रेट कैसे बाहर आएगी या ग्रोथ रेट कैसे जंप करेगी हमारी। और सारे लोग प्राइमरी सेक्टर को स्किप करके जंप मार रहे हैं, कहां पर, सर्विस सेक्टर पर जा रहे हैं। और सर्विस सेक्टर में कितने लोग खपा पाएंगे हमारे देश की पॉपुलेशन, कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है हम लोगों की। आई बात समझ में। बजट आएगा जिस दिन आराम से पढ़िए। पूंजी निर्माण का निम्न दर बोला, यहाँ पर 3 बातें यहाँ पर भी आपके सामने आई थी। अगर हम इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, हम भारत में जो है आय का स्तर कैसा है, इनकम कैसी है इंडिया में, लो लेवल है इनकम। बहुत ज्यादा इनकम है क्या हम लोगों की, नहीं है। आय का स्तर निम्न है। अगर आपकी इनकम निम्न है तो जो भी आपकी इनकम थी वो सारे खर्च से हो जाएगी, तो सेविंग क्या होगी, बचत क्या होगी, बताइए, बचत क्या हो जाएगी, बचत कम होगी। अगर इनकम लो है तो सेविंग कैसे होगी, अगर सेविंग नहीं है तो कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगा, पूंजी का निर्माण नहीं हो पाएगा, पूंजी निर्माण में कमी आ जाएगी। अगर आपके पास खूब पैसा है तो खूब पैसा, अगर आपकी इनकम, पैसा कहां से आएगा, इनकम का आय कहां से आएगी आपकी, आपके पास से जो आय होगी, इनकम होगी, कोई ना कोई सोर्सेज होगा आपके पास जहां से पैसा आ रहा होगा। अब अगर आय आपके सोर्सेज कम है तो पैसा कम आएगा, अगर आपके पास इनकम ही कम है तो आपके पास बचत कम होगी, सेविंग कम होगी। अगर सेविंग नहीं हो पा रही आपकी, तो फिर अगर आपकी सेविंग ही नहीं हो पा रही है तो फिर आप निर्माण यानी कि पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन कैसे कर पाएंगे। हमारे देश की अर्थव्यवस्था की एक विशेषता ये भी है, हमारी अर्थव्यवस्था में क्या है कि हमारे पास संसाधनों का स्टोर हाउसेज ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन पूरी मात्रा में है, लेकिन लैक ऑफ कैपिटल है, हमारे पास पूंजी नहीं है। और पूंजी नहीं है, उसका रिसोर्सेज, संसाधनों का सही तरीके से हम दोहन भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए यहाँ पर ये बोला है कि पूंजी निर्माण की दर क्या है, निम्न है। इस निम्न दर के पीछे वजह क्या है, आय कम है। आय कम क्योंकि है, क्योंकि हमारे पास संसाधनों का दोहन करने के लिए इनकम जो हम लोग है, हमारी आय जो है वो लैक ऑफ इनकम है, जितनी हमारी बहुत ही कम आय है। और अगर आय कम होगी, क्योंकि हमारे पास उस तरीके का रिसोर्सेज तो हमारे पास है लेकिन हम उनका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम कैसे देश के लोग हैं, विकासशील देश के लोग हैं। और फिर बचत भी नहीं हो पा रही, बचत नहीं हो रही है तो हमारा कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा। जब कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा तो भाई हमारे जो संसाधन हैं उनका सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ये भी हमारी अर्थव्यवस्था की क्या है, एक विशेषता है। उसके बाद क्या है, हाई इलिटरेसी रेट, उच्च निरक्षरता दर। महिलाएं पुरुषों की तुलना में क्या है, कम साक्षर हैं। अगर हम इसको देखें, हाई इलिटरेसी रेट को देखें, जो हमारे देश की महिला हैं, ये अभी आप देखना 2011 का वो देख लीजिएगा आप, जो 2011 की जनगणना हुई थी, सेंसस ऑफ 2011, और जो आप वाली होगी 2 साल पीछे चल रहा है पैंडेमिक के पीछे, अभी आ जाएगी आपका 24 या 23 लास्ट तक जनगणना। उसमें आप देखना ये जो महिला और पुरुष के बीच की बात है ना, मैन और वुमेन के बीच की बात है, महिला और पुरुष के बीच की बात जो है, मेल फीमेल क्या, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में महिला और पुरुषों का बराबर योगदान होना चाहिए। और हमारे देश में देखना महिलाएं पुरुषों के तुलना में कम लिटरेट हैं, जिसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। तो हमारी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता ये भी है, पुरुषों की तुलना में जो है महिलाएं कम लिटरेट हैं। और जबकि अर्थव्यवस्था को बूम कराना है तो महिलाओं को भी पुरुषों की तुलना में बराबर रीमा आना है। लेकिन पिछले कुछ समय से आप देख रहे होंगे थोड़ा लोगों में चेंजेज आ रहा है, लेकिन उतना चेंजेज अभी नहीं आया है। हमारी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता क्या है, हाई इलिटरेसी रेट। लास्ट क्या है, मिक्स है। आप क्वेश्चन क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वर्णन, हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर अगर हम एक बात ये भी समझें, आपने देखा है भारत एक ऐसा देश है जहां पर रूढ़िवादी बहुत ज्यादा है, कंजर्वेटिव अप्रोच वाले लोग बहुत ज्यादा है, मतलब रूढ़िवादिता। एक तो विविधताओं से भरा हुआ देश है, जितनी डाइवर्सिटी आपको इंडिया में मिलेगी इतनी डाइवर्सिटी कोई ऐसा देश
नहीं है, ग्लोबल लेवल पर चले जाएगा। जितनी डाइवर्सिटी हमारे देश के अंदर है, इतनी डाइवर्सिटी किसी अन्य विश्व के देश पर नहीं मिलेगी देखने को। इतना चाइना में जाएंगे तो चीनी समुदाय मिलेंगे, अमेरिका में रेड और ब्लैक ही मिलेंगे, और हमारे वहां देखिएगा सब कुछ जिसको कहीं जगह नहीं मिली वो कहाँ है, हमारे इंडिया के अंदर में पूरी इतनी डाइवर्सिटी। इसलिए इंडिया को बोला जाता है कि भारत गुलदस्ते के समान है। क्यों गुलदस्ते की? जैसे एक गुलदस्ते में केवल एक या दो ही फूल नहीं होते, 50 तरीके के फूल होते हैं, वैसे भारत भी क्या है, एक गुलदस्ते के समान है। अगर ये गुलदस्ता है तो यहाँ विभिन्न डाइवर्सिटी के अगर लोग रह रहे हैं तो आपस में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होना निश्चित है समुदायों के बीच में, और समुदायों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था को भी क्या करेगा, ये प्रभावित करेंगे, क्योंकि उत्पादन में लोग कम ध्यान देंगे, लड़ाई झगड़े में ज्यादा ध्यान देंगे। हमारी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता ये भी है, यहाँ विभिन्न धार्मिक समुदाय या विभिन्न यानी कि ग्रुप्स के लोग रहते हैं, जिनमें कभी कभी क्या होता है, रूढ़िवादी अप्रोच रहती है, और जो पता चला एक समुदाय का कुछ अलग करना चाह रहा है तो दूसरे समुदाय का लोग कुछ अलग करना चाह रहा है, जिससे अंततः उत्पादन प्रभावित भी हो सकता है। एक विशेषता थी। लास्ट विशेषता क्या बची है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। सार्वजनिक, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, एक क्या है पब्लिक सेक्टर, दूसरा क्या है पीपी आप कह सकते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं। ये थी हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की